नमस्कार, भारत एट 7 में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। इस बुलेटिन में हम आपको विभिन्न राज्यों की खबरें बताते हैं, लेकिन आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं देश और दुनिया की हेडलाइंस। वक्फ पर जेपीसी की बैठक में हंगामा, विपक्ष के 10 सदस्यों का हुआ निलंबन। अगली बैठक 27 जनवरी को। समिति के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने कल्याण बनर्जी पर उनके खिलाफ असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करने का लगाया आरोप। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नासिक और मुंबई में सहकारिता से जुड़े विभिन्न कार्यों का किया शुभारंभ। कहा, बगैर सहकारिता विकसित भारत का सपना नहीं हो सकता पूरा। पूर्व कृषि मंत्री शरद पवार पर लगाया सहकारिता क्षेत्र को कमजोर करने का आरोप। विदेश मंत्रालय ने कहा, भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा पर बाड़ लगाने के लिए हुए कई समझौते। प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, समझौते को लागू करने के लिए दोनों देशों को एक साथ मिलकर बढ़ना चाहिए आगे। महाराष्ट्र की भंडारा स्थित आयुध फैक्ट्री में विस्फोट, एक इकाई की ढही छत, 4 की मौत, 5 घायल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने घटना पर जताया खेद। और लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर की नगरी महेश्वर में हुई मध्य प्रदेश कैबिनेट बैठक में शराबबंदी का ऐलान। ट्रांसफर नीति से अंबेडकर विश्वविद्यालय के बजट तक रहे प्रमुख निर्णय। और आइए सबसे पहले हम बात करते हैं दिल्ली की। बड़ा मामला दिल्ली से ये सामने आया है। गणतंत्र दिवस से पहले दिल्ली के ओखला इलाके में सुरक्षा गश्त के दौरान एक ऐसा मामला सामने आया जिसने सत्ता के दुरुपयोग और कानून के पालन पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। पुलिस से अमानतुल्लाह के बेटे ने की बदसलूकी। कहा, अब्बू विधायक हैं हमारे, ऐसे कैसे चालान काट दोगे। भाजपा ने कहा, ये हैं आपदा के गुंडे। दिल्ली पुलिस ने काटा 20,000 का चालान। पहले भी सुर्खियों में रहा है अमानतुल्लाह का बेटा अनस। पहले पेट्रोल पंप पर मारपीट, अब पुलिस से बहस। दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी दंगल चरम पर है। चुनाव प्रचार में सभी राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। गौरतलब है कि दिल्ली में मुख्य मुकाबला भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच है। तीनों पार्टियों के स्टार प्रचारकों ने प्रचार की कमान संभाल रखी है। इसी बीच दिल्ली के ओखला विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार और वर्तमान विधायक अमानतुल्लाह खान के बेटे के दबंगई का वायरल वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि ओखला के विधायक का बेटा दिल्ली पुलिस को धमकी दे रहा है। पुलिस के सामने विधायक के बेटे होने का रौब दिखा रहा है। अब्बू जी, ये सच्चे सामने यहाँ ये यहाँ कर रहे हैं, बदमाशी कर रहे हैं ये लोग। मैं बदमाशी कर रहा हूँ? ये मतलब मैं बदमाशी कर रहा हूँ? ये इन्होंने मुझे यहाँ पकड़ लिया है। हालांकि पुलिस की सख्ती के बाद बाइक को जब्त किया गया और साथ ही 20,000 का चालान भी काटा गया है। और ये कोई पहली बार नहीं जब अमानतुल्लाह के बेटे की दादागिरी देखने को मिली है। फिलहाल सवाल यही उठ रहा है कि आखिर नियमों को ताक पर रखकर यह दबंगई क्यों। मामला सामने आने के बाद भाजपा और कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के नेता पर जमकर निशाना साधा। अमानतुल्लाह खां के बेटे ने किस तरीके से एसएचओ के साथ बदतमीजी की और उन्होंने कहा कि आप जानते नहीं कि मैं विधायक का बेटा हूं, किस तरह से कानून व्यवस्था को यहां पर खराब कर रहे हैं। कोई भी अगर कानून नियम का उल्लंघन करे, तोड़े, मुझे लगता है कि ऊपर उठकर दबाव से, राजनीति से ऊपर उठ के कार्रवाइयां होनी चाहिए। दिल्ली में चुनावी माहौल है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। राजनीतिक दल एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं। पर अब तो आम आदमी पार्टी के विधायक ने ही अपनी पार्टी पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल दिल्ली की जनकपुरी विधानसभा सीट से आपके वर्तमान विधायक हैं राजेश ऋषि, जिन्होंने अपनी ही पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर विधानसभा टिकट बेचने का
आरोप लगाया है। आज स्थिति ऐसी हो गई है कि आज हर विधानसभा की टिकटों की बोली लग रही है। केजरीवाल जो ज्यादा बोली लगा रहा है उसको टिकट दे रहे हैं। उससे भी 5 करोड़ रुपए मांगे गए थे। जैसे जैसे दिल्ली में मतदान के दिन नजदीक आ रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप के साथ प्रचार में तेजी आ रही है और सभी उम्मीदवार जनता के पास जनादेश के लिए पहुंच रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आइए दिल्ली के बाद अब आपको लिए चलते हैं झारखंड की ओर। भ्रष्टाचार का बड़ा मामला यहां पर सामने आया है। झारखंड में सरकारी तंत्र की लापरवाही और कार्यशैली से आम लोग केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लाभ से वंचित हो रहे हैं। आकांक्षी जिला गिरिडीह में केंद्र प्रायोजित जल जीवन मिशन के तहत लाखों रुपए खर्च होने के बाद भी लोगों की प्यास नहीं बुझ रही है। ये रिपोर्ट देखिए। झारखंड में जल जीवन मिशन का हाल बेहाल। झारखंड सरकार की लापरवाही से योजना बेअसर। झारखंड में दम तोड़ रहा है जल जीवन मिशन। गिरिडीह में जल जीवन मिशन योजना में बढ़ती जा रही है धांधली। झारखंड में हर घर नल योजना के नाम पर बंदरबाट सफेद हाथी साबित हो रहा। योजना के तहत बना जल मीनार। लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी लोगों तक नहीं पहुंच रहा जल। झारखंड के गिरिडीह जिले के बगोदर प्रखंड के कुसमरजा गांव में ग्रामीण जलापूर्ति योजना के मद्देनजर हर घर तक नल से जल पहुंचाने के उद्देश्य से बना यह टावर सफेद हाथी साबित हो रहा है और जलापूर्ति 2 वर्षों से ठप है। लाखों रुपए खर्च होने के बाद भी जलापूर्ति नहीं होने से ग्रामीणों के सब्र का बांध टूटता दिख रहा है। विरोध स्वरूप ग्रामीणों ने सरिया के अनुमंडल पदाधिकारी कार्यालय के समक्ष धरना दिया। पानी नहीं आ रहा है, साल भर से हो गया है। उसका पानी जो है अभी चालू नहीं हुआ है और नहीं होने के कारण जो है 2 किलोमीटर से हमको पानी तकलीफ होता है लाने के लिए। टंकी तो नहीं है पानी का, लेकिन ये नल दे के 1 साल हो गया, नहीं दिया है और ये लोग ऐसे करके छोड़ के चले गए। स्थानीय जनप्रतिनिधि भी इसको लेकर आक्रोशित है और योजना के नाम पर बंदरबाट का आरोप लगा रहे हैं। 15 दिनों के अंदर यदि ग्रामीणों को पानी उपलब्ध नहीं होता तो पुनः मैं अनिश्चितकालीन धरना में बैठेंगे। इधर मामले की गंभीरता को देखते हुए जिले के उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने अनुमंडल पदाधिकारी को जांच का आदेश दिया है। उन्होंने बताया कि ठेकेदार के पेमेंट पर भी रोक लगा दी गई है। ये हमारे संज्ञान में आया है। हम लोगों ने इसमें एसडीओ बगोदर सरिया को इसकी जांच के लिए दिया है। जिम्मेवार या जवाबदेह जो व्यक्ति होंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी और तत्काल हम लोग उसके भुगतान पे रोक लगा दे रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी भी अपने लोकसभा क्षेत्र में जल जीवन मिशन में मची लूट से चिंतित है। उनका कहना है कि पूरे झारखंड में और खासकर गिरिडीह जिला में नल से जल योजना में व्यापक गड़बड़ी हुई है, जिसको लेकर राज्य सरकार असंवेदनशील है। ये बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। माननीय प्रधानमंत्री जी की ये सोच है कि हर घर तक शुद्ध पेयजल हम पहुंचाएं और उसके तहत ये योजना चलाई जा रही है। ये जल जीवन मिशन की जो स्थिति है झारखंड में खास करके गिरिडीह जिला में बहुत ही खराब है। पूरे झारखंड में ऐसे खराब है। देश में मूलभूत सुविधाओं का तेज गति से विस्तार हो रहा है, लेकिन इसके इतर झारखंड में तंत्र की लापरवाही और कार्यशैली से लोगों के हलक सूख रहे हैं। गिरिडीह जिले के बगोदर में ग्रामीण जलापूर्ति योजना के नाम पर लाखों रुपए खर्च तो हो गए, लेकिन महिलाओं के लिए पानी की तलाश अब भी रोजमर्रा का हिस्सा बनी हुई है और उन्हें इसके लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। राज्य में योजना को अटकाने और लटकाने की प्रथा से आम लोग बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं, जो तंत्र पर सवाल खड़ा करता है। डीडी न्यूज के लिए रमेश प्रभाकर और विकास के साथ मैं दिवाकर कुमार। और आइए झारखंड के बाद अब आपको लिए चलते हैं मध्य प्रदेश की ओर। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में अब रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर के उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा। साथ ही नियमों के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देखिए हमारे संवाददाता श्रेयस द्विवेदी की ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में मस्जिद और मंदिर में लाउड स्पीकर, रात में बैन। ध्वनि प्रदूषण को लेकर मध्य प्रदेश सरकार सख्त। लाउड स्पीकर को लेकर जारी किया नया फरमान। धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर उपयोग के नियमों में बदलाव। नियम तोड़ा तो होगी कड़ी कार्रवाई। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक पूरी तरह डीजे पर प्रतिबंध। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में लाउड स्पीकर और डीजे के उपयोग को लेकर गाइडलाइन जारी हुई है।
निर्देशों के अनुसार अब रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक सभी प्रकार के साउंड सिस्टम के उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा। साथ ही नियमों के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सभी धार्मिक, औद्योगिक, कमर्शियल और रहवासी क्षेत्रों में यह नियम लागू होगा। ध्वनि यंत्रों का उपयोग सिर्फ नियम अनुसार लाइसेंस लेकर ही हो सकेगा। किसी भी डीजे यूनिट पर केवल एक ध्वनि प्रणाली का उपयोग किया जा सकेगा जो निर्धारित ध्वनि मापदंडों के अनुसार हो। रात के 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ये प्रतिबंधित समय है और इस समय में अगर शोर होता है तो मध्य प्रदेश कोलाहल अधिनियम 1985 की धारा 15-16 के तहत इनका एक तो शस्ति अधिरोपित की जाएगी। लाउड स्पीकर के उपयोग के लिए सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक संबंधित क्षेत्र के अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी या पुलिस उपायुक्त से अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। यह अनुमति केवल 2 घंटे तक की अवधि के लिए दी जाएगी और अनुमति पत्र में भारत सरकार द्वारा निर्धारित ध्वनि प्रदूषण मानकों का उल्लेख किया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति इन प्रावधानों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई के साथ जुर्माना और जब्ती की कार्रवाई भी की जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। ये एक बहुत ही अच्छी पहल है बिकॉज अभी का जो पूरा टाइम चल रहा है एग्जाम का टाइम है। जो लोग बीमार भी है, जिनसे आवाज़ से जिनको दिक्कत होती है, उनके लिए भी यह सरकार ने सराहनीय कदम उठाया है। ध्वनि प्रदूषण में बहुत ही ज़्यादा घातक सिद्ध हो रहा था और ये बहुत ही अच्छा है। इस आदेश के माध्यम से प्रशासन ये सुनिश्चित करना चाहता है कि बिना नियम के ध्वनि यंत्रों का इस्तेमाल ना हो जो नागरिकों के स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति पर प्रतिकूल असर डाल सकते हैं। वहीं लोग इस निर्णय का स्वागत कर रहे हैं क्योंकि इससे शांति और शुद्ध वायु की स्थिति बनी रहेगी। मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री बनने के बाद धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर से होने वाले शोर को नियंत्रित करने के लिए निर्देश दिए थे। वहीं मध्य प्रदेश में भोपाल सहित तमाम जिलों में इस निर्णय के बाद विद्यार्थियों के साथ साथ आम लोग राहत की सांस ले रहे हैं। कैमरा पर्सन चंद्रमोहन के साथ श्रेयस द्विवेदी, डीडी न्यूज, भोपाल। और आपको दिखाते हैं इस वक्त की बड़ी खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगामी गणतंत्र दिवस परेड के एट होम कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले जनजातीय मेहमानों, एनसीसी कैडेट्स, एनएसएस स्वयंसेवकों, राष्ट्रीय रंगशाला शिविर के कलाकारों और झांकी कलाकारों के साथ बातचीत की है। आइए आपको दिखाते हैं। ये दृश्य हम दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगामी गणतंत्र दिवस परेड के एट होम कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले जनजातीय मेहमानों, एनसीसी कैडेटों, एनएसएस स्वयंसेवकों, राष्ट्रीय रंगशाला शिविर के कलाकारों और झांकी कलाकारों के साथ बातचीत की। और जैसा कि आप जानते हैं कि 26 जनवरी के मौके पर यानी कि गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली में विभिन्न एनएसएस के जो कार्यकर्ता हैं वो पहुंचते हैं, एनसीसी के कैडेट्स पहुंचते हैं, कई सारे जनजातीय कलाकार यहां पर आते हैं, साथ ही साथ विभिन्न राज्यों की और विभिन्न विभागों की यहां पर झांकियां आती हैं। उन झांकियों के जो कलाकार हैं वो भी यहां पर पहुंचते हैं और इन सभी से प्रधानमंत्री ने मुलाकात की है, बातचीत की है। ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं, कुछ देर पहले के दृश्य हैं। इन दृश्यों में आप देख सकते हैं ये विभिन्न कलाकार जो आपको हो सकता है इनमें से अधिकतर लोग आपको जब गणतंत्र दिवस की परेड होगी वहाँ पर जो विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे
एनएसएस की वहाँ पर परेड होगी, एनसीसी की वहाँ पर परेड होगी। ये सब लोग आपको वहाँ पर दिखाई दे सकते हैं और इन सब का जमावड़ा लगता है हर साल गणतंत्र दिवस से पहले दिल्ली में गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए। और इन्हीं लोगों से बात की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, मुलाकात की है। आप देख सकते हैं इनमें विभिन्न राज्यों के कलाकार और विभिन्न राज्यों के एनसीसी कैडेट्स, एनएसएस के जो कार्यकर्ता हैं वो इनमें मौजूद हैं। जनजातीय जो सांस्कृतिक कार्यक्रमों के कलाकार हैं, जनजातीय लोग जो हैं वो भी इनमें मौजूद हैं और प्रधानमंत्री ने इनसे मुलाकात की है, बातचीत की है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्षण इन सभी लोगों के लिए है ये प्रधानमंत्री से बातचीत का, क्योंकि देश के कोने कोने से ये लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। चाहे हम एनसीसी कैडेट्स की बात करें या एनएसएस के कार्यकर्ताओं की हम बात करें, साथ ही साथ जो विभिन्न झांकियाँ होती हैं, विभिन्न राज्यों की झांकियाँ हैं, कई विभागों की झांकियाँ होती हैं, उन झांकियों में जो कलाकार होते हैं, उन झांकियों के जो कार्यकर्ता होते हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री ने इन सब से बातचीत की है और काफ़ी खुशी इन लोगों के चेहरे पर यहाँ पर दिख रही है प्रधानमंत्री से मुलाकात करते हुए, बातचीत करते हुए। तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्षण इन सभी लोगों के लिए है ये। तो एक बार आपको फिर बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए देश के कोने कोने से जो एनसीसी के कैडेट्स, साथ ही साथ एनएसएस के कार्यकर्ता और विभिन्न राज्यों की जो झांकियां होती हैं उन झांकियों के जो कलाकार हैं उनसे, और साथ ही साथ जो जनजातीय कलाकार दिल्ली पहुंचते हैं उनसे यहाँ पर मुलाकात की है। और प्रधानमंत्री के सामने वहाँ पर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम विभिन्न राज्यों के भी वहाँ पर प्रस्तुत किए गए हैं। ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने सबसे बातचीत की है, मुलाकात की है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्षण इन सभी एनसीसी कैडेट्स के लिए, एनएसएस के कार्यकर्ताओं के लिए, साथ ही साथ विभिन्न राज्यों की जो झांकियों के कलाकार हैं उनके लिए, जनजातीय कलाकार जो यहाँ पर पहुँचे हैं उनके लिए काफ़ी ये महत्वपूर्ण क्षण है। और प्रधानमंत्री से बातचीत भी इन लोगों ने यहाँ पर की है और प्रधानमंत्री ने भी इन सब से बातचीत की है। ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं और एक छोटा सा वहाँ पर विभिन्न राज्यों का सांस्कृतिक कार्यक्रम भी वहाँ पर प्रस्तुत किया गया। ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं और काफ़ी ये महत्वपूर्ण क्षण हैं इन सभी लोगों के लिए, चाहे वो एनसीसी के कैडेट हों, एनएसएस के कार्यकर्ता हों, जनजातीय कलाकार हों या विभिन्न राज्यों की झांकियों के जो कलाकार हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्षण। तो खबरें अभी और भी हैं, लेकिन पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। खाने में तो स्वाद नहीं है। अरे किफायती लाल सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। इधर कीमती लाल को देखो खाना बना कमाल। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए तेरा SIP के बारे में क्या ख्याल है? रिटायरमेंट अभी तो पूरी लाइफ बाकी है यार। और तुझे नहीं लगता अगर रिटायरमेंट के बारे में अभी से नहीं सोचे तो आगे जाके प्रॉब्लम होगी? पर रिटायरमेंट के बारे में सोचना क्यों है इतना जरूरी? जब तक आप रिटायर हो जाएंगे महंगाई काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और आपकी इनकम वो तो रुक ही जाएगी। इसीलिए आज ही म्यूचुअल फंड्स में SIP शुरू कीजिए और हर महीने थोड़ा थोड़ा करके धन इकट्ठा कीजिए एक कंफर्टेबल रिटायर्ड लाइफ जीने के लिए। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। हो गया इंतजाम। किसका? गुड्डी की फीस का। दिखा 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही लें और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम।
पगार एडवांस में भेजिए। आरबीआई कहता है सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद आइए आपको मध्य प्रदेश की ओर लिए चलते हैं। मध्य प्रदेश के 17 धार्मिक स्थलों वाले क्षेत्रों में शराबबंदी का फैसला मोहन यादव कैबिनेट ने लिया है। इसके साथ ही बाबा साहेब अम्बेडकर की जन्म स्थली महू में अम्बेडकर विश्वविद्यालय के लिए 25 करोड़ की राशि आवंटित की है। इसके साथ ही कई अन्य महत्वपूर्ण फैसले मध्य प्रदेश की सरकार ने महेश्वर में हुई कैबिनेट में लिए हैं। आइए आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। अहिल्याबाई होलकर की नगरी में एमपी कैबिनेट के ऐतिहासिक निर्णय। महेश्वर से मध्य प्रदेश सरकार का शराबबंदी का ऐलान। 17 धार्मिक शहरों में शराब की दुकानें होंगी बंद। 2 लाख किसानों को बनाया जाएगा आत्मनिर्भर। महू में अंबेडकर विश्वविद्यालय के लिए 25 करोड़ की राशि आवंटित। मध्य प्रदेश की सरकार ने राज्य में शराबबंदी की ओर बड़ा कदम बढ़ाया है। राज्य की कैबिनेट ने मध्य प्रदेश के 17 धार्मिक नगरों में शराब दुकानें बंद करने का बड़ा फैसला किया है। सीएम यादव ने बताया कि इन दुकानों को कहीं शिफ्ट भी नहीं किया जाएगा। इसके अलावा सीएम ने कहा कि विशेष परिस्थिति में मंत्री अपने विभागों में ट्रांसफर कर सकें, इसका फैसला भी किया गया है। इसके अलावा कैबिनेट ने महू में अंबेडकर विश्वविद्यालय के लिए 25 करोड़ की राशि आवंटित की। इसके साथ ही कल्याणी विभाग द्वारा विधवा विवाह के लिए 2 लाख की राशि देने का निर्णय भी मोहन कैबिनेट ने लिया है। जहाँ जहाँ भी हमारी ये घटना जहाँ शराबबंदी हो रही है, वहाँ की बहनों के और धार्मिक संगठन के बड़े पैमाने पे सामाजिक संगठनों के सबके फोन समाचार इतनी उत्साह उमंग है कि ये हमारी लिए जो नीतिगत निर्णय हमने लिया है, हमको लगा कि ये निर्णय वाकई में बहुत जनता के दिलों को छूने वाला है। लोक माता रानी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती वर्ष के अवसर पर मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्री परिषद की बैठक से पहले मंत्री परिषद के सदस्यों ने राजगद्दी के दर्शन कर दुर्ग में श्रद्धा सुमन अर्पित किए। फिर मंत्रियों समेत अहिल्या घाट पर नर्मदा पूजन हुआ। अहिल्या माता का नाम लेने मात्र से शरीर न केवल रोमांचित होता बल्कि शासन के प्रति हमारी उदात्त भावना को और प्रगाढ़ करता है। मां नर्मदा के किनारे आज उनको हम स्मरण करने भी आए और उनको सामने रख करके सुशासन के नए दौर में हम पहुंचेंगे। मध्य प्रदेश में जहां जहां शराबबंदी हुई है उनमें 1 नगर निगम उज्जैन, 6 नगर पंचायत, 6 नगर पालिका और 4 ग्राम पंचायत हैं। ये पहली बार नहीं हुआ है जब मध्य प्रदेश की सरकार भोपाल से निकलकर किसी अन्य जगह पर जाकर कैबिनेट कर रही हो। इससे पहले भी वीर नायकों के सम्मान में इस तरीके से कैबिनेट हो चुकी है, लेकिन महेश्वर में जो फैसले लिए गए वो साधारण नहीं है। हालांकि डॉक्टर मोहन यादव इन दिनों असाधारण फैसलों के लिए ही जाने जा रहे हैं। कैमरामैन चंद्रमोहन के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज़, भोपाल। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर। इन्वेस्टमेंट की रेगुलर इंफॉर्मेशन मिलती है क्या? बिल्कुल। पूछ, विड्रॉ करने के बाद पैसे कितने टाइम में मिलते हैं? सुन सवाल चंद, म्यूचुअल फंड सही है .com पर लॉग इन कर, वहां तेरे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, समझा? कौन सी वेबसाइट? म्यूचुअल फंड सही है .com। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है। हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद गणतंत्र दिवस के खास अवसर पर राष्ट्रपति भवन में देश विदेश से कई बड़ी हस्तियों को आमंत्रित किया गया है। इस बार इसके लिए एक खास आमंत्रण पत्र तैयार किया गया है। इस खास आमंत्रण पत्र में भारत के दक्षिणी क्षेत्र से
खास कारीगरों के हाथ से निर्मित चीज़ों को दर्शाया गया है। आमंत्रण पत्र में पोचमपल्ली इकत फैब्रिक, एतिको पक्का खिलौने, गंजीफा कला, पैंच पाइन बुनाई, कांचीपुरम रेशम और बांस के बक्से को शामिल किया गया है। इसका उद्देश्य एक ज़िला, एक प्रोडक्ट और जियोग्राफिकल इंडिकेशन है। इस आमंत्रण कार्ड को बनाने के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन के तकनीशियनों का प्रमुख योगदान रहा। 20 साल से ऊपर मैं बाम्बू में काम कर रहा हूँ। अभी रिपब्लिक के लिए राष्ट्रपति भवन से जो गिफ्ट बनाने के लिए जो ऑर्डर आया था, उसमें सुशांत सर NED से हमको एक मौका मिला ये करने के लिए। ये मैं और मेरा पूरा टीम इसमें जो सर के लिए और NED के लिए आभारी हूँ। इतना बड़ा मौका में भाग लेने के लिए हमको अवसर मिला। Really happy to work and be a part of this. We got to work with all these artisans and got to know how intricate and delicate this work is. Got to experience that. I'm really happy to be a part of this project. In this era of digital invitations, I see that value of human touch in each invitation, and it was a really great experience working with a project with national importance. और आइए अब बात करते हैं सांभर महोत्सव की। सांभर झील के मुहाने पर 5 दिवसीय सांभर फेस्टिवल का आयोजन 24 से 28 जनवरी तक राजस्थान पर्यटन विभाग की ओर से आयोजित किया जा रहा है। महोत्सव में राजस्थानी सभ्यता, संस्कृति और खानपान सहित परंपराओं व विरासत को करीब से देखने का देसी विदेशी सैलानियों को अवसर मिल रहा है। आप इस पर एक रिपोर्ट देखिए और हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। नमस्कार। तो इस कार्यक्रम को यहीं पर ख़त्म करते हैं। नमस्कार।